तो नमस्कार, प्रणाम आप सभी को। फिर से हाजिर हूं सॉल्यूशन चैप्टर के तीसरे वीडियो के साथ। हम लोग जो सॉल्यूशन चैप्टर का प्रैक्टिस कर रहे हैं, 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। हम लोग क्वेश्चन वाइज सॉल्यूशन चैप्टर को पढ़ रहे हैं और हम आप लोगों की तैयारी को और बेहतर ढंग से बनाने के लिए बहुत सारे प्रश्नों को चुनकर अपने मन से टॉपिक वाइज प्रश्न ला रहे हैं। आप लोग देखिए, इसको देखकर दूसरे के पास शेयर भी कर दीजिए। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दे तो बेहतर रहता, अन्यथा आपकी मर्जी, आपके हाथ में मोबाइल, देखने थोड़ी जाते हैं हम, आपकी मर्जी रहती है, ठीक है ना। अब हम लोगों के यहां पर कम से कम 3 प्रश्न हल करना है। देखते हैं कितना प्रश्न हल हो जा रहा है, लेकिन जितना प्रश्न हल होगा वो आज के बाद नहीं भूलेंगे, बेहतर ढंग से हम समझाने वाले हैं। तो आप भी कॉपी और पेन ले लीजिए, पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, हम उसका उत्तर समझा दे रहे हैं। आप अपने मन से उसे कॉपी पर अपनी भाषा में उसे नोट कर लीजिएगा, उसका उत्तर लिख लीजिएगा। और ये भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम जो 2 वीडियो अपलोड किए हैं, कम से कम 3 प्रश्न हमने बताए हैं, उन प्रश्नों को आप लोग लिख रहे होंगे। भले ही आपको आता होगा, लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन को लिखिए, फिर भी इस प्रश्नों के उत्तरों को लिखिए। लिखने से होगा क्या, आपके पास शब्दों का भंडार मिलेगा, आपके पास शब्दों का भंडार बढ़ेगा। शब्द बेहतर बेहतर बार बार लिखेंगे किसी एक ही बात को, तो शब्द की जो भंडारता होगी, जो शब्द होगा वो आपके पास ज्यादा होगा। आप बढ़िया से बढ़िया शब्द यूज कर सकते हैं। भले ही आपको उत्तर याद रहता है केमिस्ट्री में, लेकिन केमिस्ट्री में चाहे कोई फिजिक्स हो या कोई बायोलॉजी हो, किसी भी साइंस में शब्दों की चुनाव करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। कौन सा शब्द डाले, कौन सा शब्द बेहतर रहता है, इन सारी बातों पर भी आप लोग ध्यान रखिए। आइए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर और समझते हैं इसको बेहतर ढंग से कि कैसे कैसे क्या उत्तर होगा। प्रश्न है कि विलयता किसे कहते हैं, नंबर 1 क्वेश्चन। और दूसरा इसी से संबंधित है कि किसी ठोस की द्रव में, किसी ठोस की द्रव में विलयता किसे कहते हैं। ठोस की द्रव में विलयता को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन मिला जुला के का नाम हमें यह बताना है कि सॉल्युबिलिटी क्या होता है, विलयता क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन है कि ठोस को जब द्रव में मिलाएंगे तो कौन कौन सी संभावनाएं हो सकती है, क्या क्या हो सकता है, इस बात को कौन कौन लोग प्रभावित कर सकते हैं, इस बात की भी व्याख्या हमें बेहतर ढंग से करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विलयता किसे कहते हैं। देखिए 3 वर्ड होता है भैया, 4 वर्ड होता है, 3 ही नहीं। एक तो होता है विलय, ठीक है। दूसरा होता है विलायक, तीसरा होता है विलयन, और चौथा होता है विलयता। इन चारों वर्डों को पकड़िए, आप क्लियर कर पाएंगे। विलयता किसे विलय किसे कहते हैं। तो जो सबसे पहले विलयन की आप लोग डिफिनेशन देख लीजिए। विलयन क्या होता है, 2 या 2 से अधिक लोगों को मिलाएंगे तो विलयन तैयार होता है। बोलचाल की भाषा में कहेंगे तो विलयन 2 या 2 से अधिक लोगों को मिलाएंगे और जो सारंगी मिश्रण बनता है उसी का नाम क्या हो जाता है, विलयन हो जाता है। मतलब विलयन बनाने के लिए कम से कम 2 लोगों की आवश्यकता होगी। अब विलयन आप बनाकर तैयार कर दिए हैं 2 लोगों से मिलकर, जाहिर सी बात है कि एक लोग अधिक होंगे, एक पदार्थ अधिक होगा और दूसरा पदार्थ कम होगा, ऐसा ही नियम होता है। यदि सुंदर विलयन बनाना चाहते हैं तो एक की मात्रा कम होती है और दूसरी की मात्रा ज्यादा होती है। यदि आप द्विअंगी विलयन बनाना चाहते हैं तब तो जिसकी मात्रा कम होती है विलय होता है, जिसकी मात्रा अधिक होता है वो विलायक होता है, और विलय विलायक के मिलाने से जो बनता है उसे विलयन कहते हैं। अब बात रही सर विलयता किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो भैया सुनिए ना, एक सुंदर सा विलयन बनाने के लिए जो किसी भी क्राइटेरिया से क्यों ना नापा जाए, सुंदर सा का मतलब हम समझा रहे हैं। एक सुंदर विलयन बनाने के लिए, एक सुंदर विलयन बनाने के लिए
एक निश्चित मात्रा में, विलायक के एक निश्चित मात्रा में जितने विलय आप घोले रहेंगे, जितने विलय आप डाले रहेंगे, वही उसकी विलयता होती है। नहीं समझ पाए आप लोग? देखिए ना भैया, हमारा अब मान लेते कि हमें 1 गिलास शरबत तैयार करना है, 3 कंडीशन दे रहे हैं, जरा समझिए लो। हम तीनों में पानी की मात्रा, इसमें 1 लीटर रख दिया, इसमें भी 1 लीटर रख दिया, और इसमें भी पानी की मात्रा 1 लीटर रख दिया। अब सुंदर शरबत बनाने के लिए, जो कि आपके शरीर के लिए फायदेमंद हो, आपको पीते ही आप ऊर्जावान महसूस करने लगे, कितना चीनी घोलेंगे? हो सकता है कि आप 100 ग्राम चीनी डाल दें, 150 ग्राम चीनी डाल दें, 200 ग्राम चीनी डाल दें। मीठा जितना आप पीते हैं उतना डाल दीजिए। अब मीठा पीने का अर्थ यह नहीं कि 1 लीटर पानी के अंदर 1 लीटर 1 केजी आप चीनी डाल दें, तो यह विलयता नहीं हुआ। यहां पर शरबत थोड़ी बनेगा। चीनी घुल पाएगा क्या? नहीं घुल पाएगा बेहतर ढंग से इस 1 लीटर पानी के अंदर। लेकिन यहां पर क्या होगा, 1 लीटर पानी के अंदर 200 ग्राम चीनी खूब बढ़िया से घुल जाएगा। 1 लीटर चीनी, 1 लीटर पानी के अंदर 100 ग्राम या 150 ग्राम चीनी क्या हो जाएगा? घुल जाएगा। तो 100 ग्राम 150 ग्राम इस विलयन के लिए क्या हुआ? विलयता हुआ। 200 ग्राम इस विलयन के लिए क्या हुआ? विलयता हुआ। जबकि यहां पर विलयता वर्ड डिफाइन ही नहीं कर सकते हैं आप। तो हमने क्या बोला कि एक सुंदर सा विलयन बनाने के लिए, एक बहुत बढ़िया विलयन बनाने के लिए, जो कि आप किसी भी क्राइटेरिया से एक मतलब बढ़िया हो, मिला जुला के कहना में यह है कि मतलब किसी भी क्राइटेरिया से उस विलयन को क्यों ना मापा जाए, किसी भी क्राइटेरिया से, गुण के अकॉर्डिंग होता हो, भार के अकॉर्डिंग होता हो, गुण के अकॉर्डिंग, मतलब किसी भी क्राइटेरिया से क्यों ना मापा जाए, यदि वो बेहतर विलयन बन जा रहा है उतना विलय पदार्थ को विलायक में घोलने से, तो समझ जाइएगा कि वही उस विलयन की विलयता कही जाएगी। कोई दिक्कत परेशानी आप लोग देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो कोई बात नहीं। सब घर में महिलाओं लोग क्या करती है, सब्जी बनाती है, सब्जी, तो उसमें क्या करती है, एकदम नमक की मात्रा फिक्स है। अगर नमक की मात्रा बढ़ाएंगे तो सब्जी क्या हो जाएगी? बेकार हो जाएगी, लोग खा नहीं पाएंगे। नमक की मात्रा क्या कर दी गई है? फिक्स कर दी गई है। ठीक है ना, कि इतने सब्जी में इतना ही नमक डाला जाएगा, इतने सब्जी में इतना ही। जैसे आप लोग चावल बनाते होंगे कुकर में, तो आप क्या करेंगे, 2 गिलास चावल डालते हैं तो 4 गिलास ऊपर से पानी मिलाते हैं। कहीं आप 8 गिलास तो पानी नहीं मिला पाते हैं, नहीं मिला देते हैं। 8 गिलास पानी क्या होगा, उस चावल को मतलब बेकार कर देगा, चावल बनबे नहीं करेगा। तो 8 गिलास उस 2 गिलास के लिए विलयता नहीं हुआ, जबकि उस 2 गिलास के लिए 4 जौन होगा, 4 जो गिलास जो पानी होगा वही विलयता होगा। तो हमने उसी बात को लिखा हुआ है कि नियत ताप एवं दाब पर किसी विलायक में विलय की घुली हुई महत्तम द्रव्यमान उसकी विलयता कही जाती। ठीक है ना, एक निश्चित मात्रा में विलायक में विलय के अधिक से अधिक, विलय कितने अधिक से अधिक घोल सकते हैं, वही उसकी विलयता के नाम से जानी जाएगी। अगर डिफिनीशन पूछ रहा है तो आप ये वाली लाइन लिख सकते हैं कि नियत ताप एवं दाब पर किसी विलायक में विलय की घुली हुई महत्तम द्रव्यमान उसकी विलयता कहा जाता। उम्मीद करते हैं बातों को समझ गए होंगे बहुत सारे एग्जाम्पलों के साथ। लिखिएगा जरूर अपने कॉपी पर कि विलयता किसे कहते हैं। मतलब इस चैप्टर के प्रति आपका रुझान बढ़ने लगेगा, मन लगने लगेगा, अगर इसको विलयता को बेहतर ढंग से आप समझ पा रहे हैं तो। ठीक है ना, तो आप अपने कॉपी पर अपनी भाषा में नोट करिएगा, अन्यथा डिफिनीशन है याद कर लीजिएगा कि विलयता किसे कहते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है कि किसी ठोस की द्रव में विलयता किसे कहते हैं?
ठोस की द्रव में विलयता को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें। क्या लिखेंगे? कहना है हमें कि ठोस को पानी में घुलाना है, तो पहले क्या बदलेंगे? नियत ताप एवं दाब पर किसी द्रव विलायक में ठोस विलय की घुली हुई महत्तम द्रव्यमान ठोस की द्रव में विलयता कहा जाता। डिफिनीशन के तौर पर इस बात को आप लिख सकते हैं कि किसी ठोस की द्रव में विलयता किसे कहते हैं, तो लिखेंगे कि नियत ताप एवं दाब पर किसी द्रव विलायक में ठोस विलय की घुली हुई महत्तम द्रव्यमान ठोस की द्रव में विलयता कहा जाता। किसी गैस की द्रव में विलयता किसे कहा जाता है? यहां पर आप गैस दे दीजिएगा और यहां पर आपको द्रव दे देगा और पूछेगा कि किसी गैस की द्रव में विलयता किसे कहते हैं, तो कुछ नहीं करना, जहां पर हमने चेंज किया है ना वहां पर आप लोग चेंज कर दीजिएगा। द्रव विलायक तो रखिएगा, जबकि विलय की जगह पर क्या कर दीजिएगा? गैस कर दीजिएगा। मतलब यहां पर क्या है? ठोस की द्रव में विलयता किसे कहते हैं? मतलब क्या? ठोस जो होना चाहिए वो विलय होना चाहिए और विलायक जो होना चाहिए द्रव होना चाहिए। इसी को डिफाइन करना था हमें। तो नियत ताप एवं दाब पर किसी द्रव विलायक में ठोस विलय की घुली हुई महत्तम द्रव्यमान ठोस की द्रव में विलयता कहा जाता। किसी गैस की द्रव में विलयता किसे कहते हैं? तो नियत ताप एवं दाब पर किसी द्रव विलायक में गैस विलय की घुली हुई महत्तम द्रव्यमान ठोस की गैस की द्रव में विलयता के नाम से जानी जाती। बातों को समझ गए होंगे। अब क्या करा आगे क्वेश्चन कि ठोस की द्रव में विलयता को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें। मतलब ये कि अधिक से अधिक, मतलब कौन कौन लोग डिस्टर्ब कर सकते हैं? ठोस को द्रव में घुलाना है भैया, 3 लोग डिस्टर्ब कर सकते हैं। विलयता वर्ड को 3 लोग डिस्टर्ब करते हैं। घुलना चाहिए था कम, घुलने लगा ज्यादा। प्रभावित करने वाले कारकों किसके किसके चलते आप डाइवर्ट हो जा रहे हैं, वही आपको प्रभावित करने वाले कारक है। कोई दिक्कत परेशानी? तो देखिए भैया कौन कौन लोग डिस्टर्ब कर सकता है। पहला, विलय और विलायक का प्रकृति, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, पहला डिस्टर्ब कर सकता है। पहले लिख दे रहे कि कौन कौन लोग डिस्टर्ब कर सकता है। दूसरा, ताप डिस्टर्ब कर सकता है और तीसरा, दाब डिस्टर्ब कर सकता है, प्रेशर। ठीक है ना? कोई दिक्कत परेशानी? बढ़िया से। तो पहले हम इसको बेहतर ढंग से इस बात को लिख दे रहे हैं। इस प्रश्न का उत्तर क्वेश्चन नंबर 4 का तो हमने लिखा था, क्वेश्चन नंबर 5 का हम बेहतर से उत्तर लिख दे रहे हैं। आप लोग गौर से देखिएगा, पढ़िएगा, ये क्लियर हो जाएगा। अपना बनाने का प्रयास करिएगा, टॉपिक भी क्लियर करेगा, टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा और साथ ही साथ प्रश्न भी क्लियर हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, 2 नंबर वाले प्रश्न हो, सब कुछ क्लियर हो जाएंगे। देखते चलिए आप लोग। 2 क्वेश्चन था 5 में, 5वां नंबर प्रश्न में 2 क्वेश्चन था कि ठोस की द्रव में विलयता किसे कहते हैं। क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे कि नियत ताप एवं दाब पर कोई द्रव विलायक में ठोस विलय की घुली हुई महत्तम द्रव्यमान को ठोस की द्रव में विलयता कहते हैं। कोई दिक्कत परेशानी? मतलब कि कोई लिक्विड ले लीजिए विलायक के तौर पर और उसमें ठोस एक निश्चित मात्रा में आप क्या करिए, लिक्विड ले लीजिए, पानी को ही ले लीजिए और उसमें अधिक से अधिक चीनी को या नमक को या एनीबॉडी कोई सॉलिड को आप लोग घुलाइए उस निश्चित मात्रा के विलायक में। अधिक से अधिक आप जितना घुला सकते हैं वही ठोस की द्रव में विलयता के नाम से जानी जाती है।
उम्मीद करते हैं बातों को समझ रहे होंगे आप लोग। तो लिखिएगा डिफिनीशन के तौर पर ये। अब नीचे क्या लिख रहे हैं कि ठोस की द्रव में विलयता को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारक होते, मतलब कौन कौन लोग डिस्टर्ब कर सकते हैं। पहला, विलय विलायक की प्रकृति, यह डिस्टर्ब कर सकता है, इस पर कुछ टिप्पणी करेंगे हम लोग। उसके बाद दूसरा लिखेंगे ताप डिस्टर्ब कर सकता है, उस पर भी कुछ टिप्पणी करेंगे। दाब भी डिस्टर्ब करता है, उस पर भी कुछ टिप्पणी करेंगे। हमारा इस प्रश्न का उत्तर खत्म हो जाएगा। अब बात यह कि विलय विलायक की सर प्रकृति का मतलब क्या, नेचर्स का मतलब क्या। भैया यदि आप ये नहीं समझ पा रहे हैं तो इस लाइन को समझिए आप लोग। समान समान को घोलता है, सुने होंगे आप लोग की भोजपुरी में कि लोहा लोहे के काटेला, खून के बदला खून, बस सिस्टम हुए वाला बा कि समान समान को घोलता है। लाइक डिजॉल्व्स लाइक, मतलब घुलने वाला और घुलाने वाले का दोनों समान प्रॉपर्टीज वाले हो गए, दोनों समान हो गए, तो समझ जाइएगा कि पहला पदार्थ दूसरे पदार्थ में घुलेगा। अब इसका मतलब क्या, समान समान का अर्थ का मतलब क्या। देखिए हम समान समान को घोलता है का अर्थ लिखा है, इसका अर्थ यह है कि ध्रुवीय विलायक द्रव में आप लोग समझे होंगे कि कंपाउंड जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, पोलर कंपाउंड और नॉन पोलर कंपाउंड, ध्रुवीय कंपाउंड और अध्रुवीय कंपाउंड। ध्रुवीय कंपाउंड किसे कहते हैं, जिसमें ध्रुवणता होती है, पोलराइजेशन होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ध्रुवीय कंपाउंड, ठीक है। और जिसमें पोलराइजेशन मतलब ध्रुवणता नहीं होता है उसे हम लोग अध्रुवीय कंपाउंड बोलते हैं। तो ध्रुवीय ठोस, ध्रुवीय ठोस ध्रुवीय द्रव में घुलेगा, क्योंकि दोनों का क्या हुआ, गुण मैच कर गया। हम किसके साथ रहना पसंद करेंगे, हम उसी के साथ रहना पसंद करेंगे जो हमारे नेचर का होगा, जो हमारे जैसे सोचता होगा, हमारे जैसा जिसका प्रॉपर्टीज होगा, हम उसी के साथ रहना पसंद करेंगे। तो कोई ठोस कोई द्रव में तभी घुलेगा जब ठोस और द्रव का गुण मैच करेगा। गुण मैच करने का अर्थ यह कि ठोस जो हो ध्रुवीय हो तो द्रव भी हो, द्रव जो भी हो जिसमें घुला रहे आप वो भी क्या होना चाहिए, ध्रुवीय होना चाहिए, तभी ये दोनों में क्या हो जाएंगे, घुल जाएंगे, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं कि कोई ठोस अध्रुवीय है तो ये किसमें घुलेगा, अध्रुवीय द्रव में घुलेगा बढ़िया से। अगर आप ठोस ध्रुवीय ठोस को अध्रुवीय द्रव में अगर घोल रहे हैं तो नहीं घुल पाएगा बेहतर ढंग से। तो हम यही बात को लिखे हैं कि समान समान को घुलता है। पहला दूसरा पदार्थ में तभी घुलेगा जब दोनों का नेचर समान रहेगा। नेचर का मतलब ये कि पहला ध्रुवीय हो, घुलने वाला ध्रुवीय तो घुलाने वाला भी ध्रुवीय, घुलने वाला अध्रुवीय तो घुलाने वाला भी अध्रुवीय, ठीक है ना। जैसे आप लोग सोचे होंगे जो नमक होता है, एक प्रकार के पोलर कंपाउंड होते हैं, पॉजिटिव निगेटिव आते हैं, इसीलिए तो नमक जो होता है जल में घुलनशील होता है, क्योंकि जल भी एक प्रकार के क्या है, ध्रुवीय कंपाउंड है। यह भी H+ और OH- में विखंडित होता है। मतलब इन दोनों का जो प्रॉपर्टीज होता है लगभग समान होता है। यह भी ध्रुवीय कंपाउंड है और यह भी ध्रुवीय कंपाउंड है, दोनों का गुण मैच कर गया। यह भी ध्रुवीय, यह भी ध्रुवीय, इसीलिए तो नमक जो होगा द्रव में घुलनशील होता है, पानी में घुलनशील होता है। अब यही नमक को आप लोग किरोसिन तेल में डुबो दीजिए, मिट्टी वाला तेल में, किरोसिन तेल में डूबेगा, घुलेगा नहीं, घुल पाएगा, क्योंकि किरोसिन तेल जो है एक प्रकार के अध्रुवीय पदार्थ है, अध्रुवीय है, जबकि नमक जो है एक प्रकार के ध्रुवीय पदार्थ है। दोनों का कैसे मैच करेगा, कितना भी आप मैच करेंगे नहीं मैच कर पाएगा, मैच कराते कराते मर जाइएगा, नहीं घुल पाएगा, क्योंकि यह ध्रुवीय है। NaCl ध्रुवीय है और किरोसिन तेल अध्रुवीय है। इस कारण से हम उम्मीद करते हैं कि बातों को समझ गए, ज्यादा नहीं कुछ समझाना है। समान समान को घोलता है, टॉपिक डालकर लिख लीजिएगा कि समान समान को घोलता है।
इतना ही बात लिखकर आप एग्जाम्पल ये वाला दे दे रहे हैं तो काम खत्म हो जाएगा, लेकिन हम इसका अर्थ समझा रहे हैं यहां पर। इसका अर्थ यह है कि ध्रुवीय विलय द्रव में ध्रुवीय ठोस विलय बेहतर ढंग से घुलेगा। मतलब कि ध्रुवीय विलायक द्रव में ध्रुवीय ठोस खूब बढ़िया से घुलेगा, जबकि अध्रुवीय द्रव में अध्रुवीय द्रव विलायक में अध्रुवीय ठोस बेहतर से घुलेंगे। एग्जाम्पल लिख रहे हैं कि नमक जल में घुलनशील है, जबकि किरासिन तेल में अघुलनशील होता है। समझ गए होंगे। चलिए ताप पर चलिए, ताप पर मान लेते हैं, देखिए ना ताप पर क्या कंडीशन होगा। ताप पर क्या कंडीशन होता है, नमक पानी ले लीजिए, ऊपर से आप लोग चूना मिलाइए, कुछ टाइम बाद ये जो बल्टी होगा क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा, मतलब एनर्जी आपको मिलेगी। तो ऐसे परिस्थिति को क्या कहते हैं आप लोग, पता है आप लोगों को? ऊष्माक्षेपी कहते हैं कि ऊष्माशोषी कहते हैं? तो भैया ऊष्माक्षेपी कहते हैं। जिस प्रोसेस के बाद ताप मिलता है आपको उसे ऊष्माक्षेपी कहते हैं, और जिस प्रोसेस को करवाने के लिए ताप देते हैं उसे ऊष्माशोषी कहते हैं। तो अगर यदि लिख रहे नीचे, यदि घुलने की प्रक्रिया ऊष्माशोषी हो, मतलब ताप आपको देना पड़े, तो ताप बढ़ाने पर विलयता बढ़ती है। यदि ऊष्माशोषी प्रक्रिया हो रही है, ऊष्माशोषी प्रोसेस हो रहा है, तो ताप बढ़ाने पर ठोस की द्रव में विलयता जो होती है बढ़ती है। अगर वहीं यदि घुलने की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी हो, मतलब प्रोसेस जो सिस्टम है आपको एनर्जी दे रहा है, ताप दे रहा है, तो घुलने की प्रक्रिया ताप बढ़ाने पर विलयता जो होती है घटती है। ठीक है ना। अगला है दाब। क्या करता है, क्या करेगा दाब? मान लेते कि ठोस को पानी में घोल दिए और ऊपर से आप दाब लगा रहे हैं, क्या ज्यादा घुलेगा कि कम घुलेगा? नहीं, कुछ नहीं होगा, जितना घुलना होगा उतना ही घुलेगा। वो लिख रहे हैं कि ठोस के द्रव में विलयता पर दाब का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब ठोस को घुला दे, ठोस को पानी में डाल दीजिए, ठोस को पानी में डाल दीजिए और ऊपर से जिस पात्र में घुला रहे हैं ढक्कन को बंद कर दीजिए और खूब बैठिए, उस पर खूब प्रेशर दीजिए, कुछ भी करिए, जितना ठोस को घुलना होगा पानी में वो अपने से घुलेगा, अन्यथा आपको दाब बढ़ाने से उस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि दोनों जो होते हैं ठोस और द्रव, दोनों जो होते हैं असंपिड्य होते हैं। कोई एक संपिड्य होता तो समझ जाइए कि दाब बढ़ाने पर विलयता पर साइड इफेक्ट पड़ता ही पड़ता, लेकिन यहां पर ठोस के द्रव में विलयता पर साइड इफेक्ट कुछ नहीं पड़ता है। बातों को समझ गए होंगे। दोनों प्रश्न को लिखिएगा, अगले वीडियो में मिलेंगे। इन दोनों प्रश्नों को कंप्लीट करिए अभी ही बैठकर। धन्यवाद, प्रणाम आप सभी।